हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद अनस, आपका केमिस्ट्री का टीचर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अधातु। आप पढ़ चुके हैं धातु क्या होता है, धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं। इसके बारे में आप बढ़िया से अध्ययन कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप उसे लिख कर याद भी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, अधातु क्या होता है और अधातु के बारे में क्या होता है। आप देखिए, धातु में पढ़े थे कि जो वे पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करते हैं वो धातु कहलाते हैं। यहाँ पर अ धातु जिसमें विद्युत एवं ऊष्मा का चालन हो, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अधातु। अ मतलब नहीं होता, अ मतलब क्या होता है, नहीं होता। तो आप देखेंगे, अगर मान लो इसकी परिभाषा बनाई जाए तो परिभाषा क्या बनेगी, वे पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अथवा अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और बताएं कैसे यह ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल कार्बन लिया गया, सबको पता होगा कार्बन आवर्त सारणी में 6वें नंबर पर आता है। कार्बन जो होता है यह 6वें नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2n² के रूप में बोरबरी के नियम के अनुसार K L M N। हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आप देखेंगे 2 और 4, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 की कमी। मतलब यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आएगा, -4 आएगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण यह अपने अंदर क्या करेगा, +4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आवेश आएगा, -4 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है, अधातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, तो आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, ऋणायन बना रहा है। और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अधातु कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होता है 7 होता है। आप देखेंगे K L M N 2 और 5, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यह भी अगर 3 ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आएगा, नाइट्रोजन पर -3। तो यह भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अधातु बोला जाएगा। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए, पहली हेडिंग डालिए आप, अधातु। अधातु क्या होता है, वे पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अथवा आप बीच में लिखिएगा अथवा, दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, अधातु वे तत्व होते हैं, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण में लिखिए, एग्जाम्पल में कार्बन, सी नाइट्रोजन, सल्फर। सल्फर को भी आप देख लेते हैं, सल्फर कितना होता है, 16। सल्फर 16 होता है। तो आप देखेंगे KLMN, आप देखेंगे 2 8 10 6, इसके पास भी क्या की कमी है, 2 की कमी। मतलब यह भी क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, -2। तो यह भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही क्या बोला जा रहा है, अधातु बोला जा रहा है। आप इसको रफ में समझने के लिए नोट करेंगे, अपनी मेन कॉपी में नहीं लिखेंगे, अपने मेन कॉपी में बस यही नोट करेंगे। ठीक, आप एक बार ध्यान से देख कर नोट कर लीजिए इतना। देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन के अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं 2, हीरा और ग्रेफाइड। हीरा और
ग्रेफाइट होता है। कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, यह दोनों भी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। आप नीचे लिख लीजिएगा अधातु। हीरा और ग्रेफाइट भी क्या होते हैं? कार्बन के दो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट भी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अब एक नोट लिखेंगे। आप एक चीज देखिए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कर रही है? अधातु कहला रही है। तो अगर हम इसको एक नोट में लिखे तो क्या होगा? अधातुएं जो होती है विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। नोट लिखिए आप, अधातुएं, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। आप नोट नीचे ले लीजिए। नोट नंबर 2 आप लिखेंगे। हम नोट नंबर 2 बोल दे रहे हैं, आप उसको नोट करिए। जैसे इसके पहले बताया गया था, हाइड्रोजन धन विद्युत धनी होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का दूसरा नेचर क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन अपने अति सूक्ष्म आकार के कारण यह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर यह अधातु बना सकता है। तो आप नोट नंबर 2 लिखिए। पहला नोट कर लीजिए, धातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है। ऐसा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण। नोट नंबर 2 आप लिखिए। हम बोल रहे हैं अत्यधिक सूक्ष्म आकार के कारण, अत्यधिक सूक्ष्म आकार के कारण हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति के साथ साथ, हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति के साथ 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 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। अस्थायी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। बस नोट नंबर 2 हो गया। धातुओं के भौतिक गुण, दूसरा टॉपिक है अधातुओं की परिभाषा के बाद दूसरा टॉपिक है अधातुओं के भौतिक गुण। अंग्रेजी में बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। आप जानते हैं अधातुओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो आप पहले लिखिए इसके आगे, अधातुओं के निम्नलिखित प्रमुख गुण होते हैं। उसमें पहला है धात्विक चमक। पहला है अधात्विक चमक, नहीं धात्विक चमक। पहला है धात्विक चमक, है ना? ये अंग्रेजी में धात्विक चमक, मेटेलिक लिस्टर। आपको पता है जो धातुएं होती हैं वह चमकदार होती हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? अधातुएं होती हैं वह चमकदार नहीं होती, उसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। आप जानते हैं सल्फर फास्फोरस या मटमैले, मतलब जैसे धूल मिट्टी होता है उस आकार के, उस प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर आप देखिए अपवाद में क्या है? आयोडीन है। आयोडीन जो होता है यह चमकीला होता है। ग्रेफाइट सबको पता है, जो पेंसिल में नोक होता है वह भी चमकीला होता है। और हीरा, हीरा भी ग्रेफाइट का दूसरा भाई होता है, वह भी कैसा होता है? चमकदार होता है। तो आप देख रहे हैं कि धात्विक चमक में सल्फर और फास्फोरस ये क्या होते हैं? मटमैले होते हैं, मतलब ये चमकदार नहीं होता है, लिस्टर नेचर के नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिए? धात्विक चमक की परिभाषा आप लिखिए। परिभाषा लिखिए, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, कामा इनकी सतह मलिन, इनकी सतह मलिन, डल बोलते हैं, मलिन होती है। पूरी परिभाषा सुन लीजिए,
धातुओं में, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, इनकी सतह मलिन होती है। अब आप लिखिए उदाहरण में, सल्फर और फास्फोरस ये दोनों किस नेचर के होंगे? मलिन होंगे। सल्फर और फास्फोरस क्या होते हैं? मलिन प्रकृति के होते हैं। और अपवाद में क्या लिखेंगे? आयोडीन और ग्रेफाइट। इतना आप नोट कर लीजिए। टॉपिक है, देखिए पहला टॉपिक पढ़ाया गया है आपको धात्विक चमक। दूसरा टॉपिक है विद्युत एवं ऊष्मी अचालकता। अचालकता मतलब जिसमें चालक चलन न हो, ऊष्मा का चालन न हो या विद्युत का चालन न हो। आप जानते हैं जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वह क्या करता है? विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है। आप जैसे देखे थे जो सल्फर हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन तो चलो धातु है, धातु दोनों है। मान लो हम ले ले मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता था? यह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर मुक्त अवस्था में उपस्थित करने के बाद यह विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता था। जैसे इसका जो परमाणु क्रमांक 12 होता है, आप जानते हैं 2n स्क्वायर के रूप में, बोरबरी के अनुसार K, L, M और N। तो आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 2, यह 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद क्या बनाएगा? +2 बनाएगा। प्लस प्रकृति होने के कारण यह विद्युत एवं ऊष्मा का चलन करता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की अचालकता। विद्युत एवं ऊष्मा की अचालकता। आप देखिए फास्फोरस या सल्फर 16 होता है, अभी बताया गया था 16 होता है। K, L, M और N के 2, 8 और 6, 2, 8 और 6, यह अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को जब ग्रहण करेगा तो यह क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। और ऋण बनाने की प्रवृत्ति मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास नहीं होता है। तो आप अगर कहा जाए फास्फोरस हो गया या सल्फर हो गया, यह सब क्या करेंगे? विद्युत का चालन नहीं करेंगे, बल्कि यह का अचालकता के रूप में होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। तो आप सबसे पहले परिभाषा लिखिए विद्युत एवं ऊष्मी अचालकता की। परिभाषा लिखिए, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मी सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मी सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मी सुचालकता प्रदर्शित नहीं करती क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। परिभाषा हो गया। अब एक चीज देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? फास्फोरस और सल्फर। आप अभी देख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताया गया फास्फोरस और सल्फर का। तो आप देखेंगे जो फास्फोरस होता है या सल्फर होता है वह क्या? ऋणायन प्रवृत्ति के होते हैं। ऋणायन प्रवृत्ति होने के कारण यह मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रखते, इसीलिए यह क्या होते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व के रूप में जाने जाते हैं। यह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकालते नहीं बल्कि क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। फास्फोरस 15 है। अगर देखिए आप फास्फोरस का एग्जाम्पल लेते हैं, फास्फोरस 15, इसका भी अगर 2n स्क्वायर करते हैं K, L, M और N के रूप में, K, L, M, N के रूप में, तो आप देखिए फास्फोरस 2, 8 कितना बचा? 5। तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा? +3। तो यह क्या धनायन बना रहा है या ऋणायन बना रहा है? तो आप देख रहे हैं यह क्या बना रहा है? ऋणायन बना रहा है, ग्रहण कर रहा है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, बल्कि मुक्त नहीं कर रहा है। इसीलिए फास्फोरस और सल्फर दोनों क्या होंगे? अचालकता प्रकृति के पाए जाएंगे। तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? परिभाषा हो गया। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? फास्फोरस और सल्फर। उसके बाद अपवाद देखिए, अपवाद में क्या है? कार्बन का एक अपर, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो होता है वह अधातु होता है। अधातु तो ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन हीरे में विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं होता। लेकिन कार्बन का जो अपर रूप ग्रेफाइट होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। मतलब क्या करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन? मतलब वह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है। इसीलिए क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं। तो आप अपवाद में क्या लिखेंगे? कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। उदाहरण हो गया, उसका अपवाद हो गया। अब अगला हेडिंग आप देखिए क्या है? भंगुरता, ब्रेसलेटनेस। ब्रेसलेटनेस मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़े थे कि आप धातुओं में पढ़े थे
कि ठोस जो धातुएं होती है उनको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है अधातुएं हैं, इसका क्या होंगी, जस्ट उल्टा होंगी। अधातुएं जो होंगी अगर इनको हम पीटेंगे तो यह क्या होंगी, पतली चादर में परिवर्तित नहीं होंगी बल्कि क्या होंगी, टूट जाएंगी। जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, यह क्या है, अधातुएं भंगुर होती हैं। इनको जैसे अगर हम पीटेंगे, सल्फर को पीट दिया यह भी टूट जाएगा, फास्फोरस को पीट दिया यह भी क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसकी भंगुरता, इसकी परिभाषा लिखिए सबसे पहले। ठोस अधातुओं को पीटने पर, ठोस अधातुओं को पीटने पर ये चादर में परिवर्तित नहीं होती, ये चादर में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि इनकी प्रकृति भंगुर होती है, क्योंकि इनकी प्रकृति भंगुर होती है। इनकी प्रकृति भंगुर होती है, अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर, अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। परिभाषा हो गया। अब एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, सल्फर और फास्फोरस लिखा है। जैसे सल्फर और फास्फोरस क्या होते हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। आप एक बार पूरा देख लीजिए और उसके बाद परिभाषा सही नोट कर लीजिए। तन्यता, नॉन डक्टाइलिटी, तन्यता, आय मतलब नहीं होता, आय मतलब नहीं, तन्यता। तार बनाने की प्रकृति, मतलब तार बनाने की प्रकृति। अतन्यता मतलब होगा तार बनाने की प्रकृति न हो। अभी आप पढ़े हैं भंगुरता, भंगुरता मतलब जैसे हथौड़े से पीटा जाए टूट जाएगा। अब अगर कोई चीज पीटने पर टूट जाएगा तो खींचेंगे तब भी क्या होगा, टूट जाएगा। अतन्यता मतलब होता है, आप पढ़े थे धातुओं में तन्यता पढ़े थे। तन्यता मतलब तार बनाने की प्रकृति क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। तार बनाने की प्रकृति क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। उसी के अनुसार अभी हम पढ़ रहे हैं अतन्यता, मतलब यहाँ पर अधातुओं में हम क्या देखेंगे, अधातुएं जो होती हैं इनको खींचने पर यह टूट जाती है, मतलब यह तार बनाने वाली प्रकृति को अपने नहीं दर्शाती है। भंगुरता का गुण होने के कारण जैसे हम इसको खींचेंगे यह क्या होगा, टूट जाएगा। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए अतन्यता का। परिभाषा लिखिए, अधातुओं को खींचकर, अधातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अधातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनमें तन्यता का अभाव होता है, अर्थात इनमें तन्यता का अभाव होता है। अब जैसे दिया हुआ ऊपर आप पढ़े हैं सल्फर और फास्फोरस, अगर उनको मान लो हम उनसे तार बनाए तो आप सबसे पहले पढ़े हैं कि अगर उनको हम पीटेंगे तो टूट जाएगा, तो उसी के अनुसार इसमें भी तार नहीं बनेगा। ठीक, इसका मतलब अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो पीछे वाला जो है सल्फर और फास्फोरस वही एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला हेडिंग है कठोरता, कठोरता। अभी जैसे जो मुलायम होगा वो कठोर नहीं होगा, सबसे पहले आप जान लीजिए, जो मुलायम होगा वो कठोर नहीं, और जो कठोर होगा वह मुलायम नहीं होगा। आप कार्बन का अपर रूप हीरा जानते होंगे, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। पूछा गया था क्वेश्चन में, प्रकृति में सबसे अधिक कठोर रूप में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए, तो वो क्या होता है, हीरा होता है। तो आप सबको पता होगा जो अधातुएं होती हैं वह कार्बन का स्वरूप हीरा सर्वाधिक कठोर होता है। लेकिन अधातुओं में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मृद अवस्था में होते हैं, जैसे कठोर धातुएं जो कठोर जो होते हैं वो अक्सर अधातु ही होते हैं। लेकिन सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस मृद होते हैं। उस अगर कहा जाए सर्व अधिक कठोर कौन सा होता है, सबसे अधिक कार्बन का स्वरूप हीरा सर्वाधिक कठोर होता है। सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए क्या होगा,
अधिकांश ठोस अधातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस मृद होती हैं जबकि कुछ कठोर होती हैं। हो गया। अब अपवाद आप लिख लीजिए, कार्बन का अपरूप हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। नोट कर लीजिए। हेडिंग है गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप पढ़े थे कि जो धातुएं होती है उनकी 1000 से अधिक गलनांक व क्वथनांक होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, गलनांक व क्वथनांक, यहाँ हम अधातुओं में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो होता है गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, मतलब निम्न ताप पर ही यह अपने आप को गलित अवस्था में या क्वथनांक के वाष्प के रूप में उड़ा देती है। अपने आप को फ्रीजिंग कर देंगी, अपने आप को गला देंगी या अपने आप को वाष्प के रूप में उड़ा देंगी। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए क्या होगा गलनांक व क्वथनांक में। लिखिए, अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाती हैं। निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाती हैं। परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर देखिए अपवाद लिखा हुआ है, जो अधातुओं में इनको छोड़कर कार्बन, बोरान और सिलिकॉन को छोड़कर, आप जानते हैं कार्बन का अपरूप हीरा होता है जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, मतलब उसको गलाने के लिए बहुत अधिक हजार टेम्परेचर तक ले जाएंगे तब हीरा कहीं टस से मस हो। बोरान भी उसी तरह और सिलिकॉन भी, मतलब इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने अधातु होते हैं वह क्या होते हैं, उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, मतलब वह जल्दी से वाष्पित अवस्था में आ जाते हैं। तो आप हेडिंग डालिए अपवाद। अपवाद में लिखिए कार्बन, बोरान और सिलिकॉन। अब अगला हेडिंग डालिए बिलियता सॉल्युबिलिटी। बिलियता मतलब घुलना। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिलियता, अगर सल्फर को कार्बन डाइऑक्साइड में घोले तो आराम से घुल जाएगी। कार्बन डाइसल्फाइड में घोले तो ये आराम से घुल जाएगी। उसी तरह दिया हुआ है आयोडीन को अगर क्लोरीन में घोले तो यह भी घुल जाएगी। तो आप सबसे पहले बिलियता की परिभाषा लिखिए, ये क्या होगा, अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। परिभाषा हो गया। अब देखिए उदाहरण में जो दिया है आप लिख लीजिए, सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड CS2 में घुल जाती हैं और आयोडीन I2 क्लोरीन गैस में घुल जाती हैं। यह हो गया। ठीक, ये हो गया भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तब तक के लिए आप इसको नोट करते रहिए और अपने आप को क्या बोलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। देखिए लॉकडाउन बढ़ गया है, 17 मई तक हो गया है, तो आप पढ़ाई करते रहेंगे ताकि आपका सिलेबस आगे रहे और जैसे कोचिंग खुले आपको हम बढ़िया से रिवीजन करवाएं। हाँ, धन्यवाद।